नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत बना दुनिया का शीर्ष चावल उत्पादक देश। कुल 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ चीन को दूसरे पायदान पर धकेला। भारत में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं प्रमुख चावल उत्पादक राज्य। प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रानी वेलु नचियार थीं 18वीं सदी की शिवगंगा राज्य की शासिका। रानी वेलु नचियार को माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ संगठित रूप से आजादी की लड़ाई लड़ने वाली भारत की पहली रानी। और अमेरिका ने गिरफ्तार किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को। मादुरो पर ड्रग तस्करी, हथियारों की साजिश और नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप लगाए। मादुरो ने कहा खुद को युद्धबंदी और गिरफ्तारी को बताया राजनैतिक साजिश। आइए शुरू करें। बड़ी खबर यह है कि भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारत का चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि चीन का उत्पादन 145.28 मिलियन टन है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ अपनी जरूरत भर के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी चावल सप्लाई कर रहा है। चलिए चावल की फसल के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। देखिए, चावल एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी इसे गर्म और नमी वाले मौसम की जरूरत है। खास बात यह है कि भारत में चावल ज्यादातर लोगों का स्टेपल फूड है, यानी रोजमर्रा का मुख्य भोजन है। यही वजह है कि भारत की खेती और खाद्य सुरक्षा में चावल की बहुत बड़ी भूमिका है। चावल को आमतौर पर खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान यानी जून से लेकर अक्टूबर के बीच बोया जाता है। हालांकि अगर पानी की सही व्यवस्था हो तो चावल को रबी और समर सीजन में भी उगाया जा सकता है। अब इसकी जलवायु और पर्यावरण की जरूरत को समझते हैं। भारत में चावल 8 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक और सी लेवल से लेकर लगभग 2500 मीटर एल्टीट्यूड तक उगाया जाता है। इसे औसतन 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। तापमान की बात कर लें तो चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी के मामले में चावल बहुत सहनशील फसल है। यह सिल्ट, लोम और ग्रेवल जैसे अलग अलग तरह की मिट्टियों में भी उग सकता है। इतना ही नहीं, यह एसिडिक और अल्कलाइन मिट्टी को भी सहन कर लेता है। चावल की खेती में एक जरूरी बात यह है कि फसल के ज्यादातर समय खेत में 10 से 12 सेंटीमीटर गहरा पानी रहना चाहिए। यही वजह है कि चावल शुष्क जगहों पर सामान्यतः नहीं बोया जाता। अब प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों को जान लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत में चावल उत्पादन के टॉप 3 स्टेट्स हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। वहीं दुनिया भर में चावल उत्पादन के टॉप 3 देश हैं भारत, चीन और बांग्लादेश। आपने इस वीक देखा होगा कि कैसे अमेरिका ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाने वाली एक बड़ी घटना थी। आपको बता दें, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी, हथियारों की साजिश और नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि सत्ता में रहते हुए मादुरो, उनकी पत्नी और उनका बेटा सबने मिलकर ऐसे कार्टेल्स के साथ काम किया जो कोकीन को वेनेजुएला से अमेरिका तक पहुंचाते थे। अमेरिकी एजेंसीज का कहना है कि यह सब अचानक नहीं हुआ बल्कि 1999 से लगातार चलता रहा और इसके पीछे राज्य तंत्र का पूरा संरक्षण था। अमेरिकी एजेंसीज के अनुसार जब मादुरो विदेश मंत्री थे तब उन्होंने ड्रग तस्करों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तक मुहैया कराए ताकि ड्रग मनी को डिप्लोमेटिक कवर में एक देश से दूसरे देश भेजा जा सके। दूसरी तरफ मादुरो ने उन सभी आरोपों को खारिज किया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है और खुद को वैध राष्ट्रपति तथा राजनीतिक बंदी के रूप में वो पेश कर रहे हैं। मादुरो का खुद को राजनीतिक बंदी बताना इस केस को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। आपको बता दें, अगर किसी को युद्ध बंदी या राजनीतिक बंदी माना जाता है तो उस पर आम आपराधिक कानून लागू नहीं होता बल्कि जेनेवा कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं। हालांकि अमेरिका इस मामले को सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि संगठित अपराध से जुड़ा केस मानता है, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स अमेरिका के इस कदम को निकोलस मादुरो द्वारा पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देना और चीन से निकटता मान रहे हैं। आइए समझते हैं पूरे मामले को। देखिए, वेनेजुएला लंबे समय से चीन और रूस के करीब रहा है। सिर्फ चीन की बात करें तो 2023 में चीन और वेनेजुएला ने अपने रिश्तों को एक नए लेवल पर पहुंचाया और उन्हें नाम दिया ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वहीं आज की स्थिति में चीन वेनेजुएला का सिर्फ साझेदार नहीं है बल्कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। 2025 के अंत तक वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग 70 से 80% हिस्सा सीधे चीन जा रहा था। आपको यह भी जानना चाहिए कि इन दोनों देशों के बीच ऑयल फॉर लोन योजना भी चलती है। हालांकि यह योजना 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के
कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन मादुरो ने इसे कंटिन्यू बनाए रखा था। इस व्यवस्था के तहत चीनी बैंक, मेनली चाइना डेवलपमेंट बैंक, वेनेजुएला को भारी भरकम ऋण देता है। वेनेजुएला इस ऋण को नकद में चुकाने के बजाय, या कह सकते हैं डॉलर में चुकाने के बजाय, चीन को कच्चे तेल और ईंधन बेचकर चुकाता है। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम की नाफरमानी। बहरहाल डेटा की बात करें तो 2000 से लेकर 2023 के बीच चीन ने इस व्यवस्था के माध्यम से वेनेजुएला को लगभग 106 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। इसमें से अधिकांश पैसा बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परियोजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए था। आज भी वेनेजुएला पर चीन का लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर बकाया है। आसान शब्दों में कहें तो जब बाकी दुनिया ने वेनेजुएला से दूरी बनाई, तब चीन उसके लिए आर्थिक ऑक्सीजन बनकर आया। इसके अलावा रक्षा सहयोग में भी दोनों की काफी करीबी देखी जा रही है। वेनेजुएला अपनी सुरक्षा व्यवस्था में चीनी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगस्त 2025 में चीन ने वेनेजुएला के तट के पास अपना जासूसी जहाज लियाओवांग तैनात किया, जिसका मकसद अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखना था। मादुरो के लिए चीन सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सत्ता और सुरक्षा का सहारा है, और चीन के लिए वेनेजुएला अमेरिका के बगल में खड़ा एक रणनीतिक मोहरा। संक्षेप में, अमेरिका नहीं चाहता कि उसके प्रभुत्व वाले दक्षिण अमेरिका में कोई भी देश अमेरिका के राइवल कंट्री से संबंध बनाए, जिससे भविष्य में उसको किसी भी प्रकार की समस्या हो। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया है। अब पहले ये समझ लीजिए कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है। जब कोई फसल या उत्पाद किसी खास इलाके की मिट्टी, मौसम और जलवायु की वजह से अलग पहचान बना लेता है तो सरकार उसे जीआई टैग देती है। नागौरी अश्वगंधा को यह टैग इसलिए मिला क्योंकि यह बाकी अश्वगंधा से अलग है और बेहतर मानी जाती है। नाम से ही पता चलता है, नागौरी अश्वगंधा मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जिले में उगाई जाती है। आपको बता दें, नागौर की जलवायु बहुत शुष्क है और मिट्टी रेतीली। यहाँ दो चीजें यानी सूखा मौसम और रेतीली मिट्टी इस अश्वगंधा को खास बनाती हैं। खास बात यह है कि नागौरी अश्वगंधा की जड़ें लंबी, मोटी और आसानी से टूटने वाली होती हैं। इन्हीं जड़ों का ही सारा खेल होता है। इन्हीं जड़ों में एल्कलॉइड्स नाम के औषधीय तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही ये जड़ें स्टार्च से भरपूर होती हैं, जिससे इनकी दवा के रूप में कीमत और असर दोनों बढ़ जाते हैं। अब कोई कैसे बताए कि अश्वगंधा हाई क्वालिटी की है या नहीं, ये जानने के लिए इसके फल यानी बेरीज को देखना पड़ता है। बेरीज का गहरा और चमकीला लाल रंग इस बात का संकेत होता है कि अश्वगंधा हाई क्वालिटी की है। नागौरी अश्वगंधा की बेरीज एकदम चमकीले लाल रंग की होती है और इसी वजह से सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में उगने वाली सभी अश्वगंधा किस्मों में नागौरी अश्वगंधा को सबसे बेहतर सुप्रीम वैरायटी का माना जाता है। अब थोड़ा सा अश्वगंधा पौधे को भी समझ लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम विथैनिया सोमनिफेरा है। यह कोई नई चीज नहीं है बल्कि हजारों सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल हो रही है। इसे आम भाषा में इंडियन जिनसेंग या इंडियन विंटर चेरी भी कहते हैं। इसके फायदे की बात करें तो अश्वगंधा को एडेप्टोजन कहा जाता है, यानी यह शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है और शरीर का संतुलन, बैलेंस बनाए रखता है। इसके सेवन से तनाव और चिंता कम होती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, सूजन और दर्द में राहत मिलती है और नींद बेहतर होती है। खास बात यह कि अश्वगंधा के अलग अलग हिस्सों जैसे कि जड़, पत्तियां और फल में अलग अलग मात्रा में औषधीय तत्व पाए जाते हैं, इसलिए यह एक बहुउपयोगी औषधीय पौधा है। इसके कृषि क्षेत्र की बात करें तो यह पौधा ज्यादातर सूखे और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में अच्छी तरह उगता है। खेती की बात करें तो अश्वगंधा को आमतौर पर खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, यानी बारिश के मौसम में। हालांकि इसे बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। जिन इलाकों में 500 से 750 मिलीमीटर तक बारिश होती है वहां यह फसल अच्छी होती है। मिट्टी हल्की रेतीली या हल्की लाल होनी चाहिए, जिसका पीएच लगभग 7.5 से 8 के बीच हो और पानी जल्दी निकल जाए। तापमान की बात करें तो यह पौधा 20 से 38 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से सहन कर लेता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नागौरी अश्वगंधा को मिला जीआई टैग इस बात की सरकारी मुहर है कि यह खास तौर पर नागौर इलाके की ही देन है और इसकी गुणवत्ता अलग है। इससे बाजार में नकली या मिलावटी अश्वगंधा पर रोक लगेगी, किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिलेगी और नागौरी अश्वगंधा की देश विदेश में मांग बढ़ेगी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए जानते हैं रानी वेलु नचियार कौन थी और उनका इतिहास में क्या योगदान था। देखिए, रानी वेलु नचियार 18वीं सदी की वो बहादुर रानी थीं जिनका नाम भारतीय इतिहास में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनका योगदान बहुत अहम रहा है। उनका जन्म 1730 में हुआ था। वे आज के तमिलनाडु में स्थित शिवगंगा राज्य की शासिका बनी थी। वे रामनाथपुरम के राजा चिल्लामुथु विजय रघुनाथ सेतुपति की इकलौती संतान थी और बचपन से ही उन्हें एक योद्धा की तरह ट्रेन किया गया था।
16 साल की उम्र में उनका विवाह शिवगंगा के राजकुमार मुथु वुडुगनंथुर उदय्या थेवर से हुआ, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने शिवगंगा पर हमला किया और उनके पति की हत्या कर दी तो रानी वेलु नचियार ने हार मानने के बजाय अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी। उन्होंने कुछ समय तक जंगलों और दूसरे राज्यों में शरण तक ली। वहीं से अपनी रणनीति बनाई और मैसूर के शासक हैदर अली तथा गोपाल नायक जैसे शक्तिशाली नेताओं से गठजोड़ किया। आपको बता दें, रानी वेलु नचियार युद्ध कला में पूरी तरह निपुण थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और सिलंबम वलरी जैसी पारंपरिक मार्शल आर्ट का गहरा ज्ञान था। साथ ही वे तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच और उर्दू जैसी भाषाओं में भी दक्ष थीं। इसी के बदौलत उन्होंने एक मजबूत सेना तैयार की और इस सेना में महिलाओं की अलग बटालियन भी शामिल थी, जिसे उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री के नाम पर उदयाल नाम दिया। इसी सेना की कमांडर कोयली थीं, जिन्हें भारतीय इतिहास की पहली महिला शहीद माना जाता है। गौरतलब है कि कोयली ने अंग्रेजों के हथियारों के भंडार में खुद को आग लगाकर हमला किया था, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। इन प्रयासों के बाद रानी वेलु नचियार ने शिवगंगा पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया। बाद में वेलु नचियार ने 1780 में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मरुदु ब्रदर्स को प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी। रानी वेलु नचियार को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि वे भारत की पहली रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित रूप से आजादी की लड़ाई लड़ी थी और साबित किया कि भारत में स्वतंत्रता का संघर्ष 1857 से बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने अपनी 79वीं फाउंडेशन डे पर एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है शाइन। शाइन का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड विमेन। नाम से पता चल रहा है कि इस योजना का फोकस सीधा सीधा महिलाओं पर है। अब सवाल आता है कि इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सरकार चाहती है कि क्वालिटी, सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की समझ सिर्फ फैक्ट्रियों या कंपनियों तक सीमित न रहे बल्कि घर घर तक पहुंचे, और घर घर तक पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका है महिलाओं को एम्पावर करना। इसी सोच के साथ शाइन स्कीम लाई गई है जहां महिलाओं को भारत की क्वालिटी जर्नी के बीचों बीच रखा गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से दी जाती है। ट्रेनिंग में महिलाओं को सिखाया जाता है कि घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, एक्सटेंशन बोर्ड, पानी की बोतल, हेलमेट, बच्चों के खिलौने या पैकेज्ड फूड में BIS स्टैंडर्ड मार्क क्यों जरूरी होता है। देखिए, अगर ये चीजें स्टैंडर्ड के अनुसार न बनी हो तो गैस लीकेज, करंट लगना, आग लगना, सेहत से जुड़ा नुकसान हो सकता है। जब महिला को ये पता होता है कि कौन सा सामान सुरक्षित है और किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए तो वो गलत और घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को घर में आने से रोक पाती हैं। इस स्कीम का दूसरा पहलू भी है। अगर कोई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अगरबत्ती, मसाले, खाद्य पदार्थ, सिलाई, पैकेजिंग या छोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं तो उसे ये सिखाया जाता है उन्हें, और उसका प्रोडक्ट BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे बने ये बताया जाता है। यानी कच्चा माल कैसा हो, पैकिंग कैसे हो, सेफ्टी और हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जाए। इससे वो प्रोडक्ट ज़्यादा भरोसेमंद बनता है, बाजार में मांग बढ़ती है और आमदनी मजबूत होती है। जब यही महिलाएं अपने मोहल्ले, SHG या गांव में दूसरों को बताती हैं कि स्टैंडर्ड मार्क क्यों ज़रूरी है और अनसेफ सामान से क्या खतरे हैं, तो धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलती है। इसी तरह BIS सीधे जनता तक पहुंचकर
लोगों में क्वालिटी और सेफ्टी अपनाने की आदत डालने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा BIS को भी समझ लीजिए। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ये BIS एक्ट 2016 के तहत काम करती है और इसका काम है देश में बनने वाले सामान के लिए स्टैंडर्ड्स तय करना, क्वालिटी चेक करना और सर्टिफिकेशन देना। पहले यही काम ISI करता था। ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ISI की स्थापना 1947 में हुई थी, आज़ादी के ठीक बाद। उस समय देश में बनने वाले सामान की क्वालिटी, सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने ISI बनाया। ISI का मुख्य काम था अलग अलग उत्पादों के लिए मानक तय करना और सुनिश्चित करना कि बाजार में बिकने वाला सामान सुरक्षित और भरोसेमंद हो। यह भी ध्यान रखिए कि BIS मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और पूरे देश में इसके ऑफिसेज हैं। अभी 5 से 11 जनवरी के बीच में वर्ल्ड फॉलिक एसिड अवेयरनेस वीक चल रहा है। आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। कुछ हफ्ते पहले झारखंड की एक यंग मदर फोन पर रोते हुए डॉक्टर से मदद मांग रही थी। उनका 7 महीने का बच्चा पैदा हुआ था जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा लंप था, यानी उभार था, और वो पैर हिला नहीं पाता था। लेकिन लोकल डॉक्टरों ने न तो बीमारी का नाम बताया, न इलाज के बारे में साफ जानकारी दी। वहीं बच्चा देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, मुस्कुराता था, माता पिता को पहचानता था, ठीक से बढ़ रहा था। बस एक समस्या थी, उसके कमर के नीचे पैर लकवाग्रस्त थे। दोस्तों, आपको बता दें, इस बीमारी को स्पाइना बिफिडा कहते हैं। देखिए, स्पाइना बिफिडा एक जन्म से होने वाला डिफेक्ट है। इसमें बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। इसकी वजह से बच्चे को बचपन से ही पैरालिसिस हो सकता है। आपको जानकर अचरज होगा कि भारत में हर साल 25,000 से ज्यादा बच्चे स्पाइना बिफिडा के साथ पैदा होते हैं। इसकी गंभीरता एक बार सोचकर देखिए, यह भारत का सबसे कॉमन बर्थ डिफेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लोगों को पता नहीं। इस डिफेक्ट के बारे में और बात करें तो स्पाइना बिफिडा में पैरालिसिस अलग अलग लेवल का हो सकता है। किसी बच्चे के सिर्फ पैरों में कमजोरी होती है, किसी में कमर से नीचे पूरा पैरालाइज्ड होता है और बच्चा बचपन से ही व्हीलचेयर पर आ जाता है। इसके साथ साथ और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोसेफेलस यानी दिमाग में ज्यादा पानी का भर जाना, यूरिन और बाउल इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब और शौच पर कंट्रोल ना रहना, और क्लब फीट जैसी हड्डियों की समस्याएं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, इन बच्चों की बुद्धि, इंटेलिजेंस सामान्य होती है। अगर सही इलाज और देखभाल मिले तो ये बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं, आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन भारत में समस्या ये है कि 75% से ज्यादा बच्चों को सही मेडिकल केयर नहीं मिल पाता। और सबसे शॉकिंग बात, स्पाइना बिफिडा को 70% तक रोका जा सकता है सिर्फ एक सस्ती सी गोली से, और ये है फॉलिक एसिड का टैबलेट। 1991 में मेडिकल रिसर्च काउंसिल की स्टडी द लेसेंट जर्नल में छपी थी। इसमें साफ लिखा था कि अगर महिला प्रेगनेंसी से पहले और शुरुआत में फॉलिक एसिड ले तो स्पाइना बिफिडा के ज्यादातर केस रोके जा सकते हैं। लेकिन 35 साल बाद भी भारत में न कोई बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई, न ही इस बीमारी के बारे में महिलाओं को सही से जानकारी मिली। यही वजह है कि हर साल हजारों भारतीय परिवार इस बीमारी से जूझते हैं। आपको बता दें, फॉलिक एसिड टैबलेट एक विटामिन B9 सप्लीमेंट होता है जो शरीर में नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। यह खासकर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सही तरह से डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा यह खून की कमी यानी एनीमिया से बचाव करता है और रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। हालांकि दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों ने नेशनल अवेयरनेस कैंपेन चलाए और खाने की चीजों में फॉलिक एसिड मिलाना कानूनन अनिवार्य किया गया है। आज 68 देशों में आटा, चावल जैसे खाद्य पदार्थों में फॉलिक एसिड मिलाया जाता है। इन देशों में स्पाइना बिफिडा की दर 1000 जन्म में 1 से भी कम रह गई है, लेकिन भारत में यह दर 1000 जन्म में लगभग 4 के आसपास है। हालांकि अब रिसर्च हो रही है कि भारत में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे कि नमक और चाय में फॉलेट और विटामिन B12 मिलाया जाए। एक शुरुआती स्टडी में पाया गया है कि चाय फोर्टिफिकेशन भारत के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आजकल ओपेक प्लस सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ओपेक प्लस देशों ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने यह तय किया है कि भले ही सदस्य देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ रहा हो और दुनिया में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता हो, फिर भी फिलहाल तेल उत्पादन को स्थिर रखा जाएगा। यानी तेल की सप्लाई न ज्यादा बढ़ाई जाएगी, न अचानक से घटाई जाएगी। चलिए अब पहले यह समझ लेते हैं कि ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपको बता दें, ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसके 5 संस्थापक देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। लेकिन आज ओपेक के 12 सदस्य देश हैं, जिनमें अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं।
ध्यान रखने वाली बात है कि अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। लेकिन दोस्तों, ओपेक के बनने के बाद भी ऐसे भी कई देश थे और जो बड़ी मात्रा में तेल उत्पादन करते थे लेकिन ओपेक के सदस्य नहीं थे। आगे चलकर 2016 में ये सारे देश ओपेक में जुड़े, तभी से इसका नाम हो गया ओपेक प्लस। अब ओपेक प्लस के सदस्य कौन कौन से हैं ये भी साफ कर लेते हैं। इसमें ओपेक के 12 देश तो हैं ही, इनके अलावा अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान, सूडान और ओमान जैसे देश भी हैं। कुल मिलाकर 22 सदस्य हैं। अब जब दुनिया में युद्ध, राजनीतिक तनाव या अनिश्चितता बढ़ती है तो तेल के दाम बहुत जल्दी ऊपर नीचे होने लगते हैं। ऐसे समय में ओपेक प्लस अगर कहता है कि उत्पादन स्थिर रहेगा तो इसका मतलब है कि वे दुनिया के तेल बाजार को झटकों से बचाना चाहता है। यही वजह है कि ओपेक प्लस के फैसलों का असर सीधे पेट्रोल, डीजल के दाम, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्या आपने क्लीन ग्रीन हाईवेज के बारे में सुना है? दरअसल हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह कहा कि भारत अब क्लीन ग्रीन हाईवेज के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह बयान इसलिए दिया गया क्योंकि देश में अब बायो बिटुमेन वाया पाइरोलिसिस टेक्नोलॉजी का सफल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुका है। आइए समझते हैं बायो बिटुमेन और पाइरोलिसिस टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, बिटुमेन वह चिपचिपा, काला और सेमी सॉलिड पदार्थ होता है जो मेनली क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान मिलता है। जब पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे हल्के उत्पाद निकाल लिए जाते हैं तो जो भारी अवशेष बचता है उसी से पारंपरिक बिटुमेन तैयार किया जाता है। अब सड़क निर्माण में पारंपरिक बिटुमेन का उपयोग एक बाइंडर के रूप में किया जाता है। यह एग्रीगेट्स यानी पत्थर, गिट्टी, रेत को आपस में मजबूती से जोड़ता है। अब पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें तो पारंपरिक बिटुमेन की सबसे बड़ी कमी है कि इसका उत्पादन और उपयोग दोनों में हाई कार्बन एमिशन होता है। दूसरी बात, भारत जैसे देशों को इसके लिए क्रूड ऑयल का बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है, जिससे आयात निर्भरता और विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ता है। इसलिए बायो बिटुमेन जैसे सस्टेनेबल और लो कार्बन ऑप्शन पर जोर दिया जा रहा है। अब बायो बिटुमेन बेसिकली पारंपरिक बिटुमेन का एक सस्टेनेबल ऑप्शन है। यह इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसे रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट बेस्ड ऑयल, एग्रीकल्चरल वेस्ट और बायोमास से तैयार किया जाता है। बायो बिटुमेन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले बायोमास जैसे प्लांट बेस्ड ऑयल, लिग्निन या एल्गी जैसे कच्चे पदार्थ इकट्ठा करके प्री प्रोसेस किए जाते हैं। इसके बाद पाइरोलिसिस की प्रक्रिया में बायोमास का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, जिससे बायो ऑयल प्राप्त होता है। यही बायो ऑयल आगे चलकर बायो बिटुमेन का बेस बनता है। इसके बाद रिफाइनिंग और मॉडिफिकेशन के जरिए इसकी विस्कोसिटी को, थर्मल स्टेबिलिटी को और एडहेसिव प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाया जाता है। कई मायनों में परफॉर्मेंस को और सुधारने के लिए इसे सीमित मात्रा में पारंपरिक बिटुमेन के साथ ब्लेंड भी किया जाता है ताकि सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बनी रहे। यह ध्यान दीजिए कि भारत में बायो बिटुमेन वाया पाइरोलिसिस टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है वो पूरी तरह से स्वदेशी इनोवेशन है। इसे CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने मिलकर डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी में पोस्ट हार्वेस्ट राइस स्ट्रॉ यानी धान की कटाई के बाद बचने वाले भूसे को इकट्ठा किया जाता है, फिर पाइरोलिसिस के माध्यम से उसे बायो ऑयल में बदला जाता है। इस बायो ऑयल को पारंपरिक बिटुमेन के साथ मिलाकर सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं? हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और 24/7 बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। सरकार ने राज्य की 10 नदियों को चिन्हित किया जहां हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग 185 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। अब पहले समझते हैं कि हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, यह एक नई तरह की हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी है जिसमें नदी के बहते हुए पानी की गति से बिजली बनाई जाती है। पारंपरिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, बांध या बैराज बनाए जाते हैं ताकि पानी को ऊंचाई से गिराया जा सके और उसकी पोटेंशियल एनर्जी से बिजली मिले। लेकिन हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन इससे बिल्कुल अलग काम करती है। इसमें पानी को रोकने या ऊंचाई से गिराने की जरूरत नहीं होती, यानी न तो बड़ा बांध बनाना पड़ेगा और न ही नदी का रास्ता बदला जाता है। हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन सीधे नदी के बहाव में लगाई जाती है और पानी की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पर्यावरण पर असर बहुत कम है, क्योंकि इसमें नदी के बहाव को रोका नहीं जाता, इसलिए इकोसिस्टम और जलीय जीवों को नुकसान नहीं पहुंचता। नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बना रहता है और आसपास का लैंडस्केप प्रभावित नहीं होता। अब इसके फायदे आसान भाषा में समझिए। सबसे पहला फायदा है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है।
नदी का पानी लगातार बहता रहता है, इसलिए इससे बनने वाली बिजली भी साफ और टिकाऊ होती है और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है। दूसरा बड़ा फायदा है इसका मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बड़े बांधों की तरह इसमें जंगल डूबते नहीं, लोगों का विस्थापन नहीं होता, मछलियों और अन्य जलीय जीवों के जीवन पर असर कम पड़ता है। तीसरा फायदा है टेक्नोलॉजी स्केलेबल और फ्लेक्सिबल है। जरूरत के हिसाब से एक छोटी यूनिट लगा सकते हैं या कई टरबाइनों को जोड़कर बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यह छोटे इलाकों से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक के लिए उपयुक्त है। चौथा फायदा है इसका कम मेंटेनेंस कॉस्ट। इन टरबाइनों में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं और डेब्रिस से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा होती है। इस वजह से रखरखाव आसान होता है और लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से बिजली मिलती है। कुल मिलाकर हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी उन राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है जहां नदियां तो हैं, लेकिन बड़े बांध बनाना संभव या सुरक्षित नहीं है। त्रिपुरा का यह कदम दिखाता है कि भारत अब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए नदियों के बहाव से सीधे बिजली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया जिसका नाम है द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है और यह एग्जीबिशन है किस बारे में। यह एग्जीबिशन पिपरहवा जेम्स को लेकर है, जो भगवान बुद्ध से जुड़े अत्यंत पवित्र अवशेष हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1898 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा गांव में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई हुई थी। यह इलाका नेपाल बॉर्डर के पास है और इतिहासकारों का मानना है कि यही प्राचीन कपिल वस्तु था जहां भगवान बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जीवन बिताया था। इस खुदाई को किया था एक अंग्रेज अधिकारी विलियम क्लैक्टन पेप्पे ने। अब खुदाई में क्या क्या मिला यह समझना जरूरी है। यहां से 349 कीमती जेमस्टोन्स मिले, जैसे पर्ल्स, रूबीज, सफायर्स, टोपाज, पैटर्न्ड गोल्ड शीट्स, ये सब मिले। इसके साथ ही कुछ हड्डियों और राख के अवशेष भी मिले जिन्हें भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष माना जाता है। ये सभी चीजें पवित्र संदूकों में दबाकर रखी गई थीं। इसी वजह से मशहूर ऑक्शन हाउस सॉथबीज ने इन्हें दुनिया की सबसे असाधारण आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक बताया। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के तहत ब्रिटिश क्राउन ने इन अवशेषों पर दावा कर लिया। हालांकि ज्यादातर जेम्स और धातुएं आज इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित हैं, लेकिन कुल खोज का लगभग 1/5 हिस्सा पेप्पे के पास रहने दिया गया और वही हिस्सा परिवार में उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। फिर क्या हुआ? 2013 में और बाद में 2025 में पेप्पे परिवार ने इन जेम्स को हांगकांग में सॉथबीज ऑक्शन के लिए रख दिया। अनुमान लगाया गया कि इनकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। यहीं पर भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 5 मई 2025 को सॉथबीज और पेप्पे परिवार को लीगल नोटिस भेजा और कहा कि ये अवशेष भारत और पूरी ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ हांगकांग से कहा कि भाई ऑक्शन तुरंत रोक दो। अब यहाँ लीगल स्थिति थोड़ी सी जटिल थी। जटिल इसलिए थी क्योंकि खुदाई उस जमीन पर हुई थी जो ब्रिटिश सरकार ने पेप्पे को दी थी और ये अवशेष एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 से बहुत पहले भारत से बाहर ले जाए गए थे। फिर भी भारत ने इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस के आधार पर ऑक्शन रुकवा दिया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। भारतीय उद्योगपति फिरोज शाह गोदरेज ने पूरी कलेक्शन यानी 349 कीमती जेमस्टोन्स खुद खरीद ली। इससे हुआ यह कि सरकार को सीधे कमर्शियल डील नहीं करनी पड़ी जो एथिकल रूप से सवाल खड़े कर सकती थी। हालांकि गोदरेज ने यह भी सहमति दी कि कलेक्शन का बड़ा हिस्सा नेशनल म्यूजियम को 5 साल के लिए लोन पर दिया जाएगा और 3 महीने तक पूरी कलेक्शन पब्लिक डिस्प्ले में रहेगी। इसी वजह से आज यह एग्जीबिशन दिल्ली में संभव हो पाया। अब एक बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड योजना के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस यानी सोर प्रोग्राम। हाल ही में सोर प्रोग्राम के तहत एक विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमें भारत की राष्ट्रपति स्वयं शामिल हुई। इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार इस योजना को कितनी गंभीरता से ले रही है। आइए समझते हैं सोर प्रोग्राम आखिर है क्या। देखिए, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस सोर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE की एक पहल है। इसका मूल मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई को भारत के स्कूल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनाया जाए। सवाल यह है कि सरकार ने ये क्यों सोचा। आने वाला समय पूरी तरह AI ड्रिवन वर्ल्ड का है। अगर बच्चों और टीचर्स को अभी से AI की बेसिक समझ नहीं दी गई तो आगे चलकर वे पीछे रह सकते हैं। इसी गैप को भरने के लिए सोर प्रोग्राम लाया गया है। एम क्या है इसका? इस योजना का लक्ष्य है भारत के विद्यार्थियों और शिक्षकों को डिजिटल फ्यूचर के लिए तैयार करना और भारत को ग्लोबल AI लीडर के रूप में स्थापित करना। मतलब सिर्फ नौकरी करने वाला देश नहीं बल्कि AI ड्रिवन करियर और एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनाना। यह प्रोग्राम किन के लिए है?
सोर प्रोग्राम का टारगेट है क्लास 6 से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और पूरे देश के जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए। अब कोर्स स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसमें 3 अलग अलग 15 घंटे के मॉड्यूल्स रखे गए हैं। वहीं टीचर्स के लिए 45 घंटे का एक विशेष मॉड्यूल बनाया गया है। इन कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाएगा? यहाँ बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाई जाएंगी। साथ ही डेटा लिटरेसी यानी डेटा को समझने की क्षमता और टेक्नोलॉजी के एथिकल यूज पर भी जोर दिया जाएगा। यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी सिखाया जाएगा। अब फंडिंग पर आते हैं। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके। अब यह सेंटर क्या करेगा? यह सेंटर एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स डेवलप करेगा, भारतीय भाषाओं के लिए मल्टीलिंगुअल एआई रिसोर्सेज को बढ़ावा देगा और क्लासरूम में इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहित करेगा। इतना ही नहीं, यह सेंटर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में एआई करिकुलम डेवलपमेंट को भी मजबूत करेगा। साथ ही यह आईआईटीज और एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेजेस में पहले से चल रहे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस्ड कोर्सेज को भी सपोर्ट करेगा। दोस्तों, अगर आप या आपके रिश्तेदार या जान पहचान वाले कोई भी नाइस, न्यूमोलाइड, नेसिप, नाइजर जैसी दवाई खाते हैं तो आप ये खबर उनको दिखा दीजिएगा। हाल ही में सरकार ने नेमोसुलाइड को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 100 मिलीग्राम से ज्यादा ताकत वाली नेमोसुलाइड की ओरल दवाइयां यानी टैबलेट या सिरप बनाना, बेचना, बांटना तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। मतलब साफ है कि सरकार मान रही है कि ज्यादा डोज में यह दवा सेहत के लिए खतरनाक है। अब समझते हैं कि नेमोसुलाइड आखिर है क्या। यह एक तरह की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी ये एक ऐसी दवा है जो दर्द, सूजन, बुखार को कम करती है। इसे पहली बार 1985 में इटली में इस्तेमाल किया गया था। भारत में यह दवा दांत दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों की तकलीफ, पीरियड्स का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए काफी इस्तेमाल होती है। यह दवा कैसे काम करती है? यह दवा शरीर में एक एंजाइम को रोकती है जिसे साइक्लोऑक्सीजेनेज कहते हैं। यही एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिस बनाता है जो दर्द, सूजन और बुखार की असली वजह होते हैं। जब नेमोसुलाइड इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है तो दर्द और सूजन अपने आप कम हो जाती है। यानी ये दर्द सिर्फ दर्द दबाती नहीं बल्कि उसकी जड़ पर भी काम करती है। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। अगर इसे लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। कई मामलों में इसमें पेट में खून बहना, किडनी की दिक्कत, चक्कर आना, दस्त, पेट जलना, त्वचा की समस्याएं, लीवर एंजाइम्स का बढ़ना, इस तरह की परेशानियां देखी गई। यही वजह है कि इसे रिस्की दवा के रूप में माना जाने लगा। इसी कारण दुनिया के कई देशों ने शुरू से ही इसे स्वीकार नहीं किया। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों में इसे कभी मंजूरी नहीं मिली। वहीं 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी संस्था ने भी इससे पूरी दुनिया में पाबंदी को लेकर इसकी डिमांड की थी। लेकिन भारत में ये बिकती है और अब भारत में भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2011 में सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन बड़ों के लिए चलती रही। अब जब इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर बार बार चेतावनी सामने आई है तो सरकार ने इसकी हाई डोज वाली दवाओं पर सख्त कदम उठाया है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल।
पहला सवाल है, चावल की खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चावल एक ट्रॉपिकल फसल है जिसे उच्च तापमान और अधिक नमी की आवश्यकता होती है। भारत में चावल मुख्य रूप से रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। चावल की खेती के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। चावल की फसल सामान्यतः शुष्क क्षेत्रों में बिना सिंचाई के उगाई जाती है। कौन से सही कथन है? केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, नागौरी अश्वगंधा की उच्च औषधीय गुणवत्ता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? इसकी जड़ों में एल्कलॉइड्स, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, इसकी पत्तियों में आवश्यक तेलों की अधिकता, इसके फलों का आकार अन्य किस्मों से बड़ा होना या इसकी खेती केवल ठंडे क्षेत्रों में होना। अगला प्रश्न है, रानी वेलु नचियार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे भारत की पहली शासिका थीं जिन्होंने संगठित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने मैसूर के शासक हैदर अली से गठजोड़ कर शिवगंगा पर फिर से अधिकार स्थापित किया। उदयाल नामक महिला बटालियन का नेतृत्व कोयली ने किया, जिन्हें पहली महिला शहीद माना जाता है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई शाइन योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है, स्पाइना बिफिडा और फॉलिक एसिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पाइना बिफिडा एक जन्मजात विकार है जिसमें शिशु के स्पाइनल कॉर्ड का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। स्पाइना बिफिडा से प्रभावित बच्चों में बौद्धिक क्षमता सामान्य हो सकती है। यदि समय पर देखभाल मिले तो प्रेगनेंसी से पहले और शुरुआती महीनों में फॉलिक एसिड, विटामिन B9 का सेवन स्पाइना बिफिडा के मामलों को लगभग 70% तक रोक सकता है। फॉलिक एसिड शरीर में नई कोशिकाओं और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होता है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, ओपेक और ओपेक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। रूस, मैक्सिको और कजाकिस्तान ओपेक के सदस्य देश हैं। अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। ओपेक प्लस का गठन तेल उत्पादन को स्थिर रखने के लिए ओपेक और गैर ओपेक देशों के बीच सहयोग से हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 2, 3 और 5 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित बायो बिटुमेन वाया पाइरोलिसिस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बायो बिटुमेन पारंपरिक बिटुमेन का एक सस्टेनेबल विकल्प है जो रिन्यूएबल बायोमास से तैयार किया जाता है। पाइरोलिसिस प्रक्रिया में बायोमास का थर्मल डिकम्पोजिशन कर बायो ऑयल प्राप्त किया जाता है। भारत में विकसित इस तकनीक में पोस्ट हार्वेस्ट राइस स्ट्रॉ का उपयोग किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वतंत्र रूप से विकसित किया है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। और अंतिम प्रश्न है, स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस सोर प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की पहल है। यह प्रोग्राम केवल उच्च शिक्षा संस्थानों और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए डिजाइंड है। सोर के तहत स्कूल छात्रों के लिए 15-15 घंटे के 3 मॉड्यूल और शिक्षकों के लिए 45 घंटे का मॉड्यूल रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। कौन से सही है कथन इसमें? केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब मैं स्क्रीन पर छोड़कर जा रहा हूं। नमस्कार।
है।